Hello, dear friends. First of all, welcome to your own channel of Dear Sir, and do accept the greetings, everyone. आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड वो होगा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड मोरली मिंटो रिफॉर्मर्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एक दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं इन द एग्जामिनेशन। एंड अभी तक अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे है रिलेटेड टू द इंडियन हिस्ट्री, आप वो देख सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगी हर किसी वीडियो की, तो आप वो देख सकते हो उधर से। एंड स्टार्ट करने से पहले सारे दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन डू प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डू press the bell icon to receive the future notifications. Thank you all. तो स्टार्ट करेंगे हम पहले ऑल इंडियन मुस्लिम लीग के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ी सी बेसिक चीजें जानने की कोशिश करेंगे दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पहली बात, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये बन के सामने आई ऑन 30 दिसंबर 1906। फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग कब बन के सामने आई, तो आंसर इज 30 दिसंबर 1906 को बन के सामने आ गई। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ही पॉपुलरली मुस्लिम लीग कहा जाता है, जो कहां पे बनी थी, ढाका ब्रिटिश इंडिया में बनी थी। अब ढाका जो है वो बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है। तो याद रखना है मुस्लिम लीग जो है वो बन के सामने आ गई 30 दिसंबर 1906 को। कहां पे बन के सामने आ गई, ढाका बांग्लादेश में, ठीक। बट अगर ये बन के सामने आ गई तो यार बन के क्यों सामने आ गई, रीजंस क्या थे। मींस थोड़ा सा बैक तो जाना पड़ेगा ना हमें, थोड़ा सा पीछा जाना पड़ेगा हमें, ताकि ये जानने की कोशिश करें कि मुस्लिम लीग बन के सामने क्यों आ गई। तो लेट्स गो बैक, मींस बैकग्राउंड पे जाते हैं, हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था। देखो असल में हम मींस जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जब भी बात होती थी तब तक, मींस बात जब होती थी तो पूरी कंट्री की होती थी, बात जब होती थी तो पूरी सोसाइटी की होती थी। बट पहली बार जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलेटेड बात हुई थी, एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड बात हुई थी। पहली बार इंडियन हिस्ट्री में पहली बार एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रिलीजन के रिलेटेड बात हुई थी, क्योंकि जनरली सर सैयद अहमद खान को ऐसा लगा कि मुस्लिम्स जो है दे आर टोटली लैकिंग इन द एजुकेशन, मींस दे आर ऑल अनएजुकेटेड। वो अनएजुकेटेड है, एजुकेशन में लैग कर रहे हैं, डेवलपमेंट में लैग कर रहे हैं, उसके बाद वो पुअर है, उनकी तरह कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है। तो सर सैयद अहमद खान जो थे ही वॉज ए फिलोसफर एंड ए मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट, ठीक है। तो उसको ये लगा कि मुसलमानों की कौम जो है वो दिन ब दिन पीछे जा रही है, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो, डेवलपमेंट का मसला हो, चाहे वो गरीबी अमीरी का मसला हो, तो इन सारे मसलों में मुस्लिम जो है वो पीछे जा रहे हैं। तो इसीलिए उसने क्या काम किया, उसने पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल बीज बोने की कोशिश की, कम्युनल बीज बोने की कोशिश की। उसने ये बोलने की कोशिश की कि मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए, उसने ये सोचा कि मुसलमानों के लिए कुछ किया जाए, इन द सेंस कि तब तक पूरे देश की बात हो रही थी, पूरी सोसाइटी की बात हो रही थी। बट अब पहली बार एक बंदा ऐसा आया था, सर सैयद अहमद खान आए थे पहली बार, जिसने पर्टिकुलरली अपने रिलीजन की बात की, अपने मजहब के लोगों की बात की। तो हमें ये याद रखना है कि सर सैयद अहमद खान जो है उसी ने पहली बार इंडियन पॉलिटिक्स में कम्युनल बीज बोने की कोशिश की, या कम्युनल बीज बोए। उसके बाद अगर हम आगे चले, देखो अल्दो मीन्स की जो सर सैयद अहमद खान साहब थे उसका ये सोचना था, मीन्स की उसका ये सोचना था कि मुसलमानों को समहाउ हम एजुकेटेड करें, मीन्स मुसलमानों को तालीम दी जाए, मुसलमानों को एजुकेशन प्रिवेल की जाए। तो उसके लिए उसने क्या सोचा कि हमारे लिए मीन्स मुसलमानों के लिए बगावत करना सही नहीं रहेगा। बगावत किसके खिलाफ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। सो सर सैयद अहमद खान ने यह सोचा कि मुस्लिम्स को दे शुड नॉट रिवोल्ट, दे शुड नॉट रेबल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मींस इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये बैकवर्ड है। तो ब्रिटिश से बगावत करेंगे तो और बैकवर्ड हो जाएंगे एजुकेशनली एंड डेवलपमेंटली, ठीक है। मींस डेवलपमेंट के लिहाज से भी एंड एजुकेशन लिहाज से भी वो पीछे और हो जाएंगे। सो उसने क्या कहा, उसने कहा कि नहीं, वी शुड नॉट रेबल, वी शुड नॉट रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड
इसके बाद उसने क्या कहा, वी शुड सपोर्ट देम, हमें उनका क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। बट ऑल ही वाज थिंकिंग, जो ये वो सारा कुछ सोच रहा था ना, ही वाज थिंकिंग ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। वो किसी सुपरस्टिशियस या दूसरे मतलब उसने दूसरे किसी मसले को दिमाग में नहीं रखा था, बट जनरली ही वाज थिंकिंग ऑन द बेस ऑफ कंक्लूजन, ऑन द बेस ऑफ एविडेंसेस, ऑन द बेस ऑफ लॉजिक एंड ऑन द बेस ऑफ रीजन, ठीक, मीन्स ही वाज थिंकिंग ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। तो इसीलिए उसने एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस फाउंड की, जिसको हम मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं। वो उसने फाउंड की कब, 1886 में, ठीक। बट इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद खाली था मुसलमानों को, मुस्लिम्स को एजुकेशन प्रोवाइड करना, मुस्लिम्स के बारे में सोचना। और इस कॉन्फ्रेंस का मतलब, मोहम्मदियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का मतलब था पॉलिटिक्स, सियासत से दूर रहना, क्योंकि दिस वाज नॉट ए पॉलिटिकल ग्रुप, इट वाज जनरली ए ग्रुप दैट वाज ट्राइंग टू बिल्ड इट्स ओन कम्युनिटी, जो चाहती थी कि हम अपनी कम्युनिटी को, हम अपने रिलीजन को बिल्डअप कर दे, एक नया डिजाइन दे दे, ठीक है। मसला यही है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो अब मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बन के सामने तो आ गई थी। अब क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 में तकरीबन 3000 डेलीगेट्स मिले, अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अटेंड की कॉन्फ्रेंस, मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं एट ढाका, ढाका में, ठीक है कि नहीं है। इन विच बैन ऑन पॉलिटिक्स वाज रिमूव्ड। अभी तो पहले इस पे जो थी, मीन्स ये पॉलिटिक्स की बातें नहीं कर रहा था। अब 1906 में जो पॉलिटिक्स की बैन लगी थी, वो तो पहले रिमूव की गई और एक मोशन पास किया गया और जनरली इसको बनाया गया ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ठीक है कि नहीं है। मींस मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये नाम दिया कि अब हम मुस्लिम लीग कायम करेंगे, मींस अब हम सियासत के साथ जुड़ जाएंगे, ठीक। एंड नेम जो था वो प्रपोज किसने किया था, ऑल इंडियन मुस्लिम लीग का नेम प्रपोज किया था नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह बहादुर। इसने प्रपोज किया था नेम ऑल इंडियन मुस्लिम लीग, ये आपको याद रखना है। एंड ऑल इंडियन मुस्लिम लीग जो थी, ये पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी थी इंडिया की, ये भी आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्या याद रखा हमने कि 30 दिसंबर 1906 को 3000 डेलीगेट्स ने मीटिंग मींस एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की एंड कॉन्फ्रेंस में ये यूनानिमसली डिसाइड किया गया कि अब जो मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब वो क्या करेगी, मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, अब उसका काम क्या होगा, अब उसका काम मींस की पॉलिटिक्स के साथ भी होगा, अब वो पॉलिटिक्स की भी बातें करेगी। एंड मोहम्मदियन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम क्या दिया गया, अब उसको दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम। एंड नाम किसने दिया था, नवाब ख्वाजा सर सलीमुल्लाह ने उसको दिया था। एंड ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार मुसलमानों की एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले, आइडिया असल में क्या था, आइडिया था कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो हमारी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखती है, वो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं। ये कौन सोच रहा था, व्हाट मतलब ये किसकी थिंकिंग थी, ये मुसलमानों की थिंकिंग थी, मुस्लिम लीग मेंबर्स की थिंकिंग थी कि कांग्रेस पार्टी तो उस वक्त देश की बहुत बड़ी पार्टी थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारी ज़रूरतों का, हमारी ख्यालों का ध्यान नहीं रख रही है, हमारी मांगों का ध्यान नहीं रख रही है। और जो कांग्रेस पार्टी है ये खाली हिंदुओं की पार्टी है, इसमें खाली हिंदुओं का ध्यान रखा जाता है, ठीक। एंड दिस वाज टोटली एन इरोनियस, मींस ये तो टोटली एक इरोनियस आइडिया था, मींस एक फॉल्स आइडिया था, एक इनवैलिड आइडिया था, एक इनएक्यूरेट आइडिया था, एक इनएग्जैक्ट आइडिया था, एक अनट्रू आइडिया था, एक गलत आइडिया था, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही था हर किसी कम्युनिटी का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कंट्री का बहबूदी, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि कांग्रेस का मतलब था हर किसी कम्युनिटी का, ऑल इन ऑल यू कैन से दैट सारी कंट्री की बहबूदी। एंड तब तक कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे, कांग्रेस में ये नहीं था कि हिंदू लीडर्स ही थे, कांग्रेस में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स भी थे, ठीक। तो फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग कौन कौन थे, फाउंडर्स ऑफ मुस्लिम लीग थे ख्वाजा सलीमुल्लाह, ठीक, जिसने नाम प्रपोज किया विकारुल मलिक
विकार मुल्क सारी, सईद आमिर अली, सईद नबीउल्लाह, खान बहादुर गुलाम एंड मुस्तफ़ा चौधरी। ये हमें याद रखना है मेंबर्स इनके, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली मेंबर्स का नाम पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाज नॉट द मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो याद रखना है। तो फिर उसके बाद पहले जो प्रेसिडेंट बने मुस्लिम लीग के वो बने सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसको हम आगा खान थर्ड कहते हैं। ठीक है, ये बने पहले प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के। उसके बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी वो एसेंशियली मीन्स वो पहले पहले जब बनी तो उसमें तमाम एजुकेटेड जो मुस्लिम लोग थे, इलाइट लोग थे, मीन्स द बेस्ट, ठीक है ना, मीन्स जो मुस्लिम्स में बेस्ट एजुकेटेड लोग थे, पहले पहले शुरुआत में वो इसका हिस्सा बन गए। ठीक है, उन्होंने इसकी देख रेख संभाली, उन्होंने इस पार्टी को संभाला। और पार्टी का चीफ एम क्या था, पार्टी का मकसद क्या था? पार्टी का मकसद ये था कि मुसलमानों के हुकूक के लिए लड़ा जाए, मुसलमानों के राइट्स के लिए लड़ा जाए। ठीक, एंड इट स्पोज्ड लॉयलिटी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मीन्स इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक्सप्रेस किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपनी लॉयलिटी दिखा दी, अपनी वफादारी दिखा दी, ताकि वो अपने मीन्स मुसलमान अपने मुस्लिम्स अपने पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स अचीव कर सके। क्योंकि उनको पहले ही लगा था कि बगावत करने से यार कुछ निकलने वाला तो नहीं है, इसीलिए जो भी कुछ निकलेगा वो किससे निकलेगा, उनसे वफादारी करके ही निकलेगा। उसके बाद अगर हम आगे चले, अब ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के, ठीक, ये जानने की कोशिश करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो थे टू क्रिएट अमंग द मुस्लिम्स द फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट। पहले मुस्लिम्स जो थे उनको फीलिंग ऑफ लॉयल्टी उनमें क्रिएट की जाए, किसके लिए? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद टू सेफगार्ड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड टू कन्वे द सेम टू द गवर्नमेंट, मीन्स मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स जो है उनको सेफ किया जाए एंड सेम कन्वे किया जाए गवर्नमेंट को। To prevent the rise of prejudice against other communities of the India among the Muslims, means के बाकी मीन्स जो फीलिंग ऑफ डिसलाइक है बाकी कम्युनिटीज में जो फीलिंग ऑफ डिसलाइक है, जो फीलिंग ऑफ हैट्रेड है अगेंस्ट द मुस्लिम्स, उस पर रोक लगाई जाए, उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है कि नहीं है? उसके बाद अगर हम आगे चले तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार ज्वाइन की थी लीग इन 1913, ये भी हमको याद रखना है। इवन दो मीन्स की पहले पहले जब मुस्लिम लीग बनी थी ना, तो टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं था, सेपरेट मुल्क का कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं था। कंसेप्ट यही था बस, डेवलपमेंट ऑफ ए रिलीजन, डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी, कंसेप्ट यही था। ठीक है, तो ये तो लेटर ऑन क्रिएट हुआ, मीन्स 1930 के बाद पाकिस्तान का कंसेप्ट आया, सेपरेट नेशन का कंसेप्ट आया। ठीक है, और उसी वक्त मींस 1930 के बाद ही जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेपरेट ये कहना स्टार्ट कर दिया कि मुसलमान और हिंदू जो है, मींस हिंदू और मुस्लिम्स जो है वो एक नेशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके कल्चर सेपरेट है, उनकी आइडेंटिटी सेपरेट है, यानी कि वो सेम नहीं रह सकते हैं, एक ही कंट्री में नहीं रह सकते हैं। हालांकि वो तो सदियों से सेम रह रहे थे, दे वर लिविंग टुगेदर विद द सेंचुरीज, फ्रॉम द सेंचुरीज यू कैन से दैट। ठीक है कि नहीं है? बट मुस्लिम लीग ने 1930 के बाद यह डिक्लेयर कर दिया कि हिंदू एंड मुस्लिम एक कौम नहीं हो सकती है, वो अलग अलग कौम है। हालांकि मुस्लिम्स एंड हिंदूज सदियों से सेम रह रहे थे, सदियों से एक साथ रह रहे थे, मिलके रह रहे थे। ठीक है, तो 1940 में जिन्ना ने पहली बार एक स्पीच दी थी लाहौर में, जिसमें उसने बात की कि इट्स टोटली इम्पॉसिबल टू लिव एज ए सिंगल नेशन, मीन्स हमारे लिए इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है कि हम रहे एक कौम बन के। ठीक है, एक कौम बन के, एक नेशन बन के हम रहे, ये हमारे लिए नामुमकिन है। और इन रिस्पॉन्स टू दिस सम ऑफ द लीग हु वर अपोज्ड टू द टू नेशन थ्योरी ब्रोक अवे फ्रॉम द पार्टी, मींस इसके रिस्पॉन्स में कुछ मेंबर्स जो थे मुस्लिम लीग के वो बिल्कुल अपोज कर रहे थे इस मूव को, मींस टू नेशन थ्योरी को वो अपोज कर रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्टी से अपना हाथ छोड़ दिया एंड उन्होंने किस पार्टी को ज्वाइन किया, उन्होंने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया जमहूर मुस्लिम लीग, AIJML, एंड जो लेटर ऑन कांग्रेस के साथ ही मर्ज हो गई। ठीक है, ये हमको याद रखना है। उधर उसके बाद द पार्टी अंडर जिन्ना स्पीयरहेडेड द कैंपेन फॉर पाकिस्तान। अभी पार्टी ने जो जब जिन्ना के अंडर आई तो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट कर दिया, किसका?
किसका कैंपेन स्टार्ट कर दिया? टू नेशन थ्योरी का, मींस पाकिस्तान का कैंपेन स्टार्ट कर दिया 1940 के बाद, ठीक। एंड वो अपने इस मिशन में कामयाब भी हो गए। कंट्री को डिवाइड करने में, कंट्री का पार्टीशन करने में वो कामयाब भी हो गए। एंड आज़ादी के दिन 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसके साथ साथ ही जो इंडिया था वो दो हिस्सों में बंट गया, पाकिस्तान और इंडिया में, ठीक। अब जो लीग थी वो डिजालू कब हुई? डिजालू हुई वो 14 अगस्त 1947 को। हालांकि ये आज भी एग्जिस्ट होती है एज द पॉलिटिकल पार्टी, इंडिया में भी होती है, बांग्लादेश में भी होती है, एंड पाकिस्तान में भी है प्रिवील, ये आज भी, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे चले तो आगे आती है बात इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स। ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो, ऑफ मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स बोलो, एक ही बात है। क्योंकि जनरली क्या होते हैं दोस्त, फिर कंफ्यूज होते हैं, यार मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स तो पढ़ा था बट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 तो नहीं पढ़ा था। दोस्त मेरे, ये सेम ही है, चाहे आप इंडियन काउंसिल एक्ट बोलो चाहे आप मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स बोलो, ये तो सेम है, ठीक है कि नहीं है। अभी मॉरली कौन थे? जॉन मॉरली जो थे वो उस टाइम 1909 में सेक्रेटरी थे इंडिया के, ठीक है ना, मीन्स ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एंड मिंटो कौन थे? मिंटो वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया, मिंटो वाइसराय ऑफ इंडिया थे। तो उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए जिनका नाम दिया गया मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स 1909, ठीक। तो पहले जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में कि हुआ क्या था असल में। देखो, डिस्पाइट द फैक्ट कि क्वीन विक्टोरिया जो थी उसने ये प्रोक्लेम किया था, उसने माना था कि इंडियंस एंड ब्रिटिश आर सेम, ठीक है। जब मीन्स की ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में रेशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी तो उस टाइम फिर क्वीन एलिजाबेथ ने ये माना था, सॉरी क्वीन विक्टोरिया ने ये माना था कि इंडियंस एंड ब्रिटिश जो है वो सेम है, बट ब्रिटिश ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। ताकि क्वीन ने तो ऐलान कर दिया था बट लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे, जो ब्रिटिश के लोग थे वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, वो ये मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे कि हम एक है। क्योंकि वो मतलब सोच रहे थे जनरली, यार हम तो वाइट है एंड वाइट आर द सुपीरियर पीपल एंड ब्लैक्स आर जनरली इंफीरियर, काले जो होते हैं वो इंफीरियर होते हैं। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने जो सबसे बड़ा मूव किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल करके इन 1905, उसकी वजह से मुल्क में पूरी तनाव हो गया, अपराइजिंग्स हो गई, रिवोल्ट हो गया। एंड उसके बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये लगा कि नहीं, हमें इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, वी शुड डू समथिंग फॉर द इंडियन पीपल, अदरवाइज बगावत तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अभी मिंटो मॉरली रिफॉर्म्स 1909 जो था ना, उसका यही मकसद था कि जो अपराइजिंग्स है जो हुई थी ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, जो अपराइजिंग्स थी उस वक्त, क्योंकि सावधिशियन बाइकॉट मूवमेंट्स भी चल रहे थे, तो मकसद था कि उनको थोड़ा सा दबाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस भी तो ऑलरेडी डिमांड कर रही थी, वो भी एजिटेट कर रही थी सेल्फ रूल के लिए, क्योंकि स्वराज कंसेप्ट 1906 में ही आया था, दादाबाई नारोजी ने दिया था। सेल्फ रूल मींस स्वराज का कंसेप्ट भी दादाबाई नारोजी ने लाया था। कांग्रेस भी कंटिन्यूअसली एजिटेट कर रही थी। तब तक तो ब्रिटिश का पाला खाली मॉडरेट से पड़ा था, बट फिर तो 1905-1906 के बाद अब एक्सट्रीमिस्ट्स भी आ गए थे ना, अब तो गर्म लोग भी आ गए थे, मींस गर्म दल भी आ गया था, जो बातें बड़ी एग्रेसिवली करते थे, वो तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट करते थे, बट अब तो एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए थे ना, जो डंडे और गोलियों से बात करते थे, ठीक। एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड किया था होम रूल मींस स्वराज 1906 ने, ठीक। फिर उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो मिले मॉरली साहब से, कहां पे? इंग्लैंड में, ठीक है, ताकि एम्फेसिस किया जाए, ताकि उसको बोला जाए यार रिफॉर्मर्स की जरूरत है, थोड़ी सी बहबूदी की जरूरत है, वो ये कह सके, ठीक है। उसके बाद शिमला डिप्यूटेशन में क्या हुआ? मुसलमानों का एक इलाइट ग्रुप था, ठीक है, एंड ग्रुप ऑफ इलाइट मुस्लिम्स लेड बाय आगा खान, उनको लीड कौन कर रहा था? आगा खान लीड कर रहा था। वो मिले किससे? लॉर्ड मिंटो से। कब मिले? 1906 को मिले। एंड उन्होंने अपनी डिमांड उसके सामने रख दी सेपरेट इलेक्टोरेट की, ठीक है, मींस मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए। 1906 में मुसलमानों ने ये डिमांड रखी, किसके सामने रखी? लॉर्ड मिंटो के सामने रखी, एंड इसको हम शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद जॉन मॉरली जो थे वो एक्चुअली लिबरल गवर्नमेंट चलाते थे, एंड ही रियली वांटेड टू मेक सम पॉजिटिव चेंजेस। उसको ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस करनी चाहिए इंडिया में, ठीक।
उसके बाद क्या हुए थे, मेजर प्रोविजंस क्या थे, अगर ये मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स पास हुआ था, अगर ये मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स हुए थे तो इनके मेजर प्रोविजंस क्या थे। पहले तो देखो, पहली बात, जो लेजिस्लेचर काउंसिल थी एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस इंक्रीज इन साइज, मींस काउंसिल जो थी वो साइज में इंक्रीज हो गई, चाहे वो सेंटर पे थी या प्रोविंसेस में थी, दोनों में साइज उसका इंक्रीज हो गया, मींस मेंबर्स उसके इंक्रीज हो गए। अभी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो हुए 16 से 60 तक पहुंच गए, मींस इंक्रीज तो हो गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल, मद्रास, बॉम्बे एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस जो थे उनके मेंबर्स 50 तक पहुंचे, एंड पंजाब, बुरमा एंड आसाम के मेंबर्स पहुंचे 30 तक। ठीक है, अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस वेयर टू हैव 4 कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स, मीन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल सेंटर पे थी या प्रोविंसेस पे थी उनमें 4 किस्म के 4 कैटेगरीज के मेंबर्स होने चाहिए थे। एक तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ठीक है, जो गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। दूसरे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे हु आर नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो को नॉमिनेट करता था गवर्नर जनरल, ठीक है, वाइसराय जिनको नॉमिनेट करता था। उसके बाद नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर जनरल बट वे आर नॉट गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स नहीं थे। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर्स कौन होते थे, इलेक्टेड मेंबर्स होते थे इलेक्टेड बाय द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंडियंस, जिनको इंडियंस इलेक्ट करते थे, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद आगे चले तो इंडियंस को मेंबरशिप दी गई पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ठीक। अब मॉरली मिंटो रिफॉर्म्स के बाद इंडियंस को जगह मिली इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। दूसरी बात, इट इंट्रोड्यूस्ड, लेकिन इंट्रोड्यूस क्या किया, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, मींस मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है। सम कॉन्स्टिट्यूशन, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसी भी थी जिनको मुसलमानों के लिए ही रिजर्व किया गया, और ये कहा गया कि इधर खाली मुसलमान ही इलेक्शन लड़ सकता है और मुसलमान ही खाली वोट कर सकता है, हिंदू का तो कोई काम ही नहीं इधर, ठीक है। तो ये इसमें किया गया, एंड मेंबर जो थे वो बजट के बारे में डिस्कस कर सकते थे एंड रेजोल्यूशन भी पास कर सकते थे, एंड वो पब्लिक मैटर, पब्लिक इंटरेस्ट में भी बातें कर सकते थे अब, ठीक है। बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बोलने का उनका अधिकार नहीं था, उनको कुछ और क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे वो, ठीक है। एंड नो डिस्कशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड भी कोई डिस्कशन नहीं, और रिलेशंस विद द प्रिंसली स्टेट्स वेयर परमिटेड, मींस जो रिलेशन प्रिंसली स्टेट्स के साथ थे वो परमिट किए गए, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो अपॉइंटेड, लॉर्ड मिंटो ने किसको अपॉइंट किया, ऑन द मच परसुएशन बाय मॉरली, मॉरली ने उसको मनाने की कोशिश की और मनाया, तो उसने किसको पहली बार अपॉइंट किया, सत्येंद्र पी सिन्हा को उसने पहली बार अपॉइंट किया एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ वाइसराइज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक। उसके बाद दो इंडियंस को नॉमिनेट किया गया टू द काउंसिल ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, मींस 2 इंडियंस को नॉमिनेट किया गया किसके काउंसिल में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की काउंसिल में, ठीक। उसके बाद अगर हम आगे चले असेसमेंट थोड़ा सा करते हैं, हता के एक्ट जो था इसने इंट्रोड्यूस किया कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इट रिप्रेजेंटेड कम्युनल आइडिया, क्योंकि मुसलमानों के लिए इलेक्टोरेट तो अलग हो गए थे ना अब, तो इसने क्या, इसकी वजह से कम्युनलिज्म बढ़ गई, ठीक है। और ये इसीलिए किया गया था ताकि जो कंट्री के लोग हैं उनको डिवाइड किया जाए, दिस वाज आल्सो द पॉलिसी, क्योंकि ब्रिटिश का हमेशा एक फंडा होता था डिवाइड एंड रूल, तकसीम करके लोगों पे हुकूमत करो, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का पॉलिसी यही था, मोटिव ही यही था कि लोगों को बांट के उन पे हुकूमत की जाए, ठीक। मीन्स कि इस कंट्री के, मीन्स जो ये रिफॉर्मर्स थे इनसे ऐसा लगा कि ये जनरली किए गए हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट द कम्युनल लाइन्स इन द कंट्री, ताकि कम्युनल बेसिस पे लोगों को डिवाइड किया जाए और उन पे राज किया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अभी द एक्ट डिड नथिंग टू ग्रांट द कॉलोनियल सेल्फ रूल विच द कांग्रेस डिमांडेड। अभी कांग्रेस जो डिमांड कर रही थी सेल्फ रूल, यार कांग्रेस डिमांड कर रही थी स्वराज, बट स्वराज के बारे में, स्वराज के रिलेटेड इस एक्ट में जिक्र हुआ ही नहीं, ठीक। अब एक्ट डिड इंक्रीज द इंडियन पार्टिसिपेशन, हालांकि इंडियन पार्टिसिपेशन सेंट्रल काउंसिल में या लेजिस्लेटिव प्रोविंशियल काउंसिल्स में हुई तो सही, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एट द स्पेशली एट द प्रोविंशियल काउंसिल्स, बट वो ज्यादातर कहां पे हुई, प्रोविंशियल काउंसिल्स पे हुई, ठीक है कि नहीं है।
तो with this we concluded the formation of All Indian Muslim League and the Minto Morley reforms of 1909. ठीक, hope you understood this topic. इतना ही आपको करने की जरूरत है, and I assure you कि इससे एग्जामिनेशन से कोई क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं. But for that we need your support. In order to make the regular videos for you, we need your support, we need your love, we need your prayers, we need your blessings. Do keep praying for us, do subscribe our YouTube channel, and do share it with your friends also. Thank you. Have a very good time ahead.